दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के कंटेंट में हम लेके आए हैं आपके लिए टेक्निकल का पार्ट। टेक्निकल के पार्ट में हम जो एक सीरीज चला रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जो हम निचोड़ वीडियो देते हैं तमाम सारे प्लेटफॉर्म से निकाल करके, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे बुक्स से। तो उन सभी पार्ट से निचोड़ जो वीडियो में निकालता हूँ उसका तीसरा डोज है। पहला और दूसरा डोज अगर आप ना देखे हों तो उसको जा करके डिस्क्रिप्शन में देख लें। और तीसरा वीडियो मैं इसका लेकर आया हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस हैं काफ़ी जगह से निकाल कर दिया गया है। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं इन सभी पार्ट्स को। पहला पार्ट्स आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग। दोस्तों यहाँ पे वायरिंग के बारे में बताया है। कुल लगभग यहाँ पे हमारी वायरिंग शुरू होती है फ्लेक्सिबल, जो सबसे सस्ती वायरिंग होती है। उसके बाद क्लीट वायरिंग होती है, केसिंग केपिंग होती है, बैटन होती है, पीवीसी होती है, कंड्यूट वायरिंग होती है, और सबसे महंगी वायरिंग जो होती है वो कंसील्ड वायरिंग होती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। दोस्तों अगला पार्ट दोस्तों हमारा है कि अगर हम स्ट्रेट टाइप रिपल्सन मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है, स्ट्रेट टाइप रिपल्सन मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो लगभग 3 से 4 टाइम होता है उसके फुल लोड करंट के। दोस्तों एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देता है कि बी आई एल इज इक्वल टू आई सी जी Z0/2। यहाँ पे क्रमशः बी आई एल जो है उसका मीनिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक इम्पल्स इंसुलेशन लेवल, बेसिक इम्पल्स इंसुलेशन लेवल। वही आई सी जो है क्रिटिकल करेंट है और Z0 जो है वो सर्ज इम्पिडेंस है। तो ये पावर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था। डायरेक्ट बी आई एल की वैल्यू पूछ दी थी आई सी और Z0 की वैल्यू देकर के आपको। अगले पॉइंट पर आप देख रहे हैं एनर्जी लॉस ड्यू टू डायनेमिक ब्रेकिंग। दोस्तों ब्रेकिंग में हम देखते हैं कि जो एनर्जी लॉस होती है वो डायनेमिक ब्रेकिंग की और काउंटर करंट ब्रेकिंग की, इन दोनों का अगर रेशियो निकाल देंगे तो वो 1/3 आएगा। यानी कि एनर्जी लॉस ड्यू टू डायनेमिक ब्रेकिंग इज इक्वल टू 1/3 इंटू काउंटर करंट ब्रेकिंग। दोस्तों अगला यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं आप कि द वनली मोटर फॉर विच ऑन इंक्रीजिंग टार्क स्पीड इंक्रीजेज नॉन लीनियरली, मतलब नॉन लीनियरली ऐसा कौन सा मोटर है, एकमात्र मोटर दोस्तों ये है जिसका टार्क बढ़ाने पर स्पीड भी बढ़ता है। तो ये सब लोग जानते होंगे कि वो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर एकमात्र ऐसा मोटर है जिसका टार्क बढ़ाने पर स्पीड भी बढ़ता है। बाकी सभी ऐसे कोई मोटर नहीं है जिसका टार्क बढ़ाने पर स्पीड बढ़ता है या फिर लोड बढ़ाने पर स्पीड बढ़ता है। दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर डीसी मोटर, ये इनपुट पावर जो होता है डीसी मोटर का V इंटू आई होता है, मैकेनिकल पावर जो होता है EB इंटू आई होता है। डायरेक्ट प्रश्न में आपको क्वेश्चन देता है कि P यहाँ पे बैक EMF और वोल्टेज का रेशियो क्या डिफाइन करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर सीधे सीधा होता है कि बैक EMF और वोल्टेज होता है वह इफिशियंसी मोटर की डिनोट करती है। कैसे करती है आइए देख लेते हैं। जो इनपुट पावर होता है वह V इंटू आई होता है, वह मैकेनिकल पावर जो होता है EB इंटू आई होता है। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालना यानी PM/PI यानी मैकेनिकल पावर बाई इनपुट पावर, मैकेनिकल पावर को हम आउटपुट पावर भी कहते हैं, इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो EB/V होता है। आप जानते हैं कि इफिशियंसी जो होती है आउटपुट बटे इनपुट होती है। इस प्रकार से अगर EB यानी बैक EMF और वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज में अगर रेशियो देकर पूछेगा तो ये हमारे मोटर के इफिशियंसी को शो करेगी। दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से एक प्रश्न और आता है कि शाफ्ट टार्क का फार्मूला पूछ देता है। तो शाफ्ट टार्क के फार्मूला आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पॉइंट 9.55 आउटपुट बटे एन, डायरेक्ट ये फार्मूला दे के पूछ देगा। ये आपको मतलब शाफ्ट टार्क के बारे में पूछ देगा, ऑप्शन में शाफ्ट टार्क के बारे में पूछ देगा ये फार्मूला दे करके कि क्या ये फार्मूला डिनोट करता है। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि शाफ्ट टार्क का जो फार्मूला होता है वह पावर बटे ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा हमारा एंगुलर स्पीड है। इसकी फार्मूला आप देख रहे हैं कि W बराबर 2πN/60 है, वो भी RPM होता है। और दोस्तों अगर हम स्टार्टिंग टार्क जो होता है P, यहाँ पे जो W की वैल्यू थी हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को पुटअप करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल जो आंसर आता है वो 9.55 पावर आउटपुट बटे स्पीड आता है। अगर ये आपका देकर क्वेश्चन पूछ दे कि यह क्या डिनोट कर रहा है तो आप सीधे सीधे वहाँ पर टिक मारेंगे कि वो क्या डिनोट कर रहा है, स्टार्टिंग टार्क कर रहा है। क्यों कर रहा है इसका निकालने का तरीका मैंने इसे बता दिया है। अगले पॉइंट पे फिर आते हैं हम। तो हेलिकल वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर में वो लो वोल्टेज और लार्ज ट्रांसफार्मर को डिनोट करती है। वहीं अगर क्रॉस ओवर वाइंडिंग को हम देख लेंगे दोस्तों तो क्रॉस ओवर वाइंडिंग जस्ट इसके वाइस वर्सा में होती है, यानी कि वो लार्ज वोल्टेज के लिए होती है और शॉर्ट ट्रांसफार्मर यानी हाई वोल्टेज और लो मतलब शॉर्ट ट्रांसफार्मर स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए क्रॉस ओवर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। अगले पॉइंट पे देखिए स्टार स्टार एक हमारा ट्रांसफार्मर बनाने का तरीका होता है कि स्टार स्टार जो होता है कॉम्बिनेशन वो जनरली हम इसको बहुत कम ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं क्वेश्चन में अगर ये पूछ देगा तो इसका कारण ये है कि ये हार्मोनिक कंसिडरेशन होता है, मैक्सिमम हार्मोनिक कंसिडरेशन इसमें पाया जाता है, जिस वजह से इसमें लॉसेस काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं। इसलिए हम स्टार स्टार कॉम्बिनेशन के ज़्यादातर मात्रा में यूज नहीं करते हैं। अच्छा अगले पर टॉपिक पर हम देखेंगे यहाँ पे लिस्ट सेकेंडरी टर्मिनल
वोल्टेज। दोस्तों लीस्ट सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज पूछ देगा कि किस टाइप के कनेक्शन के ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो लीस्ट होता है, तो वो हमारा होता है स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अच्छा, वहीं अगर इसके अपोजिट में पूछ देगा कि मैक्सिमम सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो किस में होता है, तो वो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में होता है। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। दोस्तों हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो गांव में या फिर रूरल एरिया में लगा होता है, वो भी हमारा एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन वो स्टेप डाउन होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि ये स्टेप अप है, वो एक अपवाद है। दैट इज़ द एक्सेप्शनल केस। दोस्तों अगले पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि दोस्तों उसका अलग भी कारण है कि क्यों वो स्टेप डाउन होता है, क्योंकि उसमें हमें जनरली लेना पड़ता है सबसे पहले कि हमें उसको न्यूट्रल बाइंडिंग करनी पड़ती है, ग्राउंड करना पड़ता है। तो स्टार में हमको वहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल होता है, और भी उसके कई रीज़न हैं जो उसको डिटेल में बाद में समझेंगे। अभी आप बस इतना याद कर लिए कि डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप होता है और स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगले पॉइंट देखते हैं कि थर्मल पॉइंट पावर प्लांट पे एक डी ए रेटर करके शब्द आता है कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, थर्मल पावर प्लांट पे। डी रेटर का वर्ड आप लोग काफ़ी कम सुने होंगे, जनरली इसको बुक्स में अवेलेबल नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं इसको खोज के आपके लिए लाया हूँ कि थर्मल पावर प्लांट में डी रेटर का उपयोग जो करते हैं वो आप जानते हैं कि फीड वाटर में जो डिसॉल्व गैसेज होती हैं उसको निकालने के लिए हम डी रेटर का यूज करते हैं। दोस्तों तो इसका सीधा उत्तर ये है कि रिमूव डिसॉल्व गैसेज फ्रॉम फीड वाटर। फीड वाटर में से डिसॉल्व गैसेस को अलग करने के लिए हम डी एरेटर, DEARATER डी एरेटर का यूज करते हैं किसमें, थर्मल पावर प्लांट में। इस क्रम में हम अगले पॉइंट पर जब आएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट बता रहा है हमें द अर्थ रिसीव 12 इंटू 10⁻30 यूनिट ऑफ एनर्जी पर ईयर। मतलब सूर्य से हमें एक वर्ष में 20 इंटू 10⁻30 यूनिट एनर्जी कुल बनती है, मिलती है। दोस्तों इसको, ये हमारा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे देख के याद कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो साइज ऑफ कॉपर अर्थ प्लेट, ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है। हाल ही के एग्जाम में जितने भी 2021 में एग्जाम हुए हैं, लगभग बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है। तो साइज ऑफ कॉपर अर्थ प्लेट का जो एरिया होता है, डायमेंशन कर लें तो वो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 mm होता है। वहीं अगर ये कॉपर का हमारा है, अगर हम गैल्वेनाइज्ड स्टील के केस में देख लेंगे तो ये 60 सेम रहेगा, लेकिन जो ये 3 mm है गैल्वेनाइज्ड स्टील के केस में, यहाँ पर 6 mm हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एनर्जी, ये अगला पॉइंट पर देख लेते हैं हम। एवरी 1600 मीटर, दोस्तों हर 1600 मीटर, ये जो होता है 1600 मीटर के डिस्टेंस पर डिफरेंट पॉइंट पे हमें कम से कम नहीं तो ये 4 अर्थिंग करनी ही है। ये हमारा IER के कौन से रूल में बताया जाता है, तो क्वेश्चन का फिर से आप समझ लीजिए, इस तरीके से है कि 1600 मीटर पे कम से कम 4 अर्थिंग हमें नेसेसरी करनी है। ये हमारा IER रूल 90 बताता है। 90 जो IER रूल है वो हमें इसके बारे में बताता है। दोस्तों IER रूल जो हमारा इसमें वर्तमान समय फॉलो हो रहा है वो 2003 का फॉलो हो रहा है, ये सब जानते ही आप है। अगले पॉइंट पर हम बढ़तेंगे तो हम पाएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लीट अर्थिंग के जब बारे में बात की थी, स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे सस्ती एक तरीके से सस्ती वायरिंग पड़ती है। फ्लेक्सिबल के बाद थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है, हालांकि सबसे सस्ती फ्लेक्सिबल ही होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लीट यानी 2 क्लीटों के बीच की अगर दूरी पूछ लेंगे वायरिंग करते समय तो वो 60 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कि प्लांट अर्थिंग इज मोस्टली यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। ये सिंगल लिनियर क्वेश्चन है कि जनरेटिंग स्टेशन में हम जनरली प्लेट अर्थिंग का उपयोग करते हैं। ग्राउंड रेजिस्टेंस ऑफ रॉकी ग्राउंड का अगर हम ग्राउंड रेजिस्टेंस पूछ लें तो वो 8 ओम के बराबर या उससे कम होता है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं कुछ तरीके के टरबाइन जो हम हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हैं। कप्लान, फ्रांसिस और पेल्टन, ये इन टरबाइनों के हम देख लेते हैं कि इनका हेड कितना होता है और इनका स्पीड कितना होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बता रहे हैं कप्लान, या फिर इसी को मूवेबल या फिर इसी को प्रोपेनल टरबाइन भी कहते हैं। तो इन टरबाइन का जो हेड होता है वो सबसे कम होता है, यानी 2 मीटर से 15 मीटर होता है, और इसकी स्पीड जो होती है मैक्सिमम होती है 300 से 1000 RPM के बीच में होती है। अगले पॉइंट पर देखेंगे फ्रांसिस टरबाइन को, तो ये 17 से 500 मीटर के बीच में होता है, जबकि इसका RPM 60 से 300 होता है। पेल्टन टरबाइन ये एक हाई हेड और लो डिस्चार्ज टाइप का हमारा टरबाइन है।
ये ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसका हेड होता है और इसकी स्पीड सबसे कम होती है। दोस्तों जानते हैं कि ये अपोजिटली होता है, जिसका हेड सबसे ज़्यादा उसका स्पीड सबसे कम। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, पेल्टन से लेके कपलान तक जाइए, यहाँ पे आपको स्पीड हेड घटता जाएगा और स्पीड क्रमवार बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लास्ट पॉइंट हमारा जो है कि मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मॉडरेटर का यूज क्या होता है और कंट्रोल रॉड का। ये बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर जो होता है ये न्यूट्रॉन्स का स्पीड को रिड्यूस करता है और कंट्रोल रॉड जो करता है वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हमारा जो रिएक्शन होता है वो एक तरीके से कंट्रोल वे में होती है। तो मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड, आप जानते ही हैं कंट्रोल रॉड हमारा कैडमियम का बना होता है या फिर एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं उसमें है। मॉडरेटर हम देखते हैं कि D2O का यूज करते हैं या फिर ग्रेफाइट का यूज करते हैं। इन सब चीज़ों का मॉडरेटर में उपयोग कर लेते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करता है और कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को। दोस्तों मिलेंगे चौथे डोज में कुछ और स्पेशल टाइप के प्रश्नों को लेकर के। आशा है कि आज का टॉपिक सब आपको क्लियर हुआ होगा। 2-3 प्रश्न इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो आगे के एग्जाम में रिपीट होने की पूरी संभावना है। ऐसे तमाम सारे निचोड़ प्रश्न आपको मैं आगे की वीडियो में दूंगा। मिलते हैं चौथे डोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।